हेलो टू एवरीवन, दिस इज सुजीत सिंह। वेलकम टू ऑल माय लवली ऑडियंस ऑन माय यूट्यूब चैनल। और अभी की जो करंट सीरीज चल रही है वो है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, और ये इस सीरीज़ का 8th पार्ट है। ठीक है, तो इससे पहले हमने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया है, और ये सीरीज़ जो है बेसिकली क्लास 12th का एक चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। ठीक है, तो साथ में मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, वहाँ से भी आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे जो आपके पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करने में हेल्प करेंगे। और साथ में मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, इससे भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो अगर हम आज के टॉपिक की बात करते हैं, तो जो आज का टॉपिक है वो हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, अब देखो, जब भी अगर हम बात करते हैं डीएनए को आइसोलेट करने के लिए, मीन्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल के फॉर्मेशंस के लिए, तो वहाँ पर हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा एक सेल है और इस सेल के अंदर क्या है, हमारा जीनोम है। इस जीनोम में हमारा एक स्पेसिफिक सेगमेंट है जिसको हम बोल रहे हैं डिज़ायरेबल जीन। अब ये डिज़ायरेबल जीन को हम कट करने के लिए यूज़ करेंगे किसका, यूज़ ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बाद हमारा क्या जनरेट होगा, डीएनए फ्रेगमेंट जनरेट होगा। इसको आप किसके साथ लाइगेट करोगे, तो लाइगेट विथ वेक्टर। अब वेक्टर से लाइगेट करने के बाद आप इसको क्या करोगे, ट्रांसफॉर्म करोगे, ट्रांसफॉर्म इनटू होस्ट सेल। होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करने के बाद ये जीन क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, एक्सप्रेशन होगा, देन इसको आप क्या कर लोगे, प्यूरीफाई कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रोसेस चलता है, और आपका प्यूरीफाई करने के बाद आपके सामने क्या मिल जाएगा, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है, और इन सारे प्रोसेस को हम डीपली अंडरस्टैंड करेंगे कि ये जो प्रोसेसेस हैं इनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। मींस आप डीएनए को आइसोलेट कैसे करते हो, और फिर रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स को यूज़ करके आप डीएनए की कटिंग कैसे कॉज करते हो। ठीक है, तो अगर हम इस पूरे प्रोसेस को समराइज़ करते हैं, तो सबसे पहला जो स्टेप है ना, सबसे पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सेकेंड स्टेप जो है ना, इसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। मींस हम रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम से ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हमने शॉर्ट फॉर्म में आरई के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब उसके बाद जब हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट कर देंगे, तो हमारे सामने एक डिज़ायरेबल डीएनए सेगमेंट आएगा। अब उस डीएनए सेगमेंट को हम क्या करेंगे कि लाइगेट करेंगे। ठीक है, तो लाइगेशन मीन्स डिज़ायरेबल जीन लाइगेटेड थ्रू वेक्टर। ठीक है, जो वेक्टर का काम क्या है, तो वेक्टर हमारे डिज़ायरेबल जीन या फॉरेन जीन को कैरी करके होस्ट सेल के अंदर क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। ये बात तो हमें सभी को क्लियर है। अब उसके बाद हम डिज़ायरेबल जीन या स्पेसिफिक जीन सेगमेंट को हमने वेक्टर के साथ लाइगेट कर लिया। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चे ट्रांसफॉर्मेशन इनटू होस्ट सेल। अब ये होस्ट सेल आपका प्रोकैरियोटिक नेचर का भी हो सकता है या यूकैरियोटिक नेचर का भी हो सकता है। तो अगर हम प्रोकैरियोटिक होस्ट की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम बात करते हैं ई कोलाई, और अगर हम यूकैरियोटिक होस्ट की बात करते हैं तो ई सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल की हम बात करते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, होस्ट सेल हो गए। ठीक है, अब उसके बाद जो
लास्ट स्टेप है, या आप बात कर सकते हो कि जब आपका डिज़ायरेबल जीन पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गया होस्ट सेल के अंदर, तो वो जीन क्या होगा, फर्दर एक्सप्रेस होगा। ठीक है, तो आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, एक्सप्रेशन ऑफ जीन सेगमेंट। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ जीन सेगमेंट, और उसके बाद फर्दर आप क्या करने लगते हो बच्चे, तो आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायरेबल प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो हमने यहां पर अंडरस्टैंड किया है कि प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आप किस तरीके से पूरे प्रोसेस को समराइज करते हो, उसी के इंपॉर्टेंट स्टेप्स ये हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, स्टेप्स इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब इसको हम वन बाय वन इंपॉर्टेंट पॉइंट के फॉर्म में अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो देखो बेसिकली अगर आप बात करते हो कि फर्स्ट पॉइंट जो है, अगर आप फर्स्ट पॉइंट को अंडरस्टैंड करते हो तो आइसोलेशन ऑफ इस फर्स्ट पॉइंट को अगर हम डिस्कस करें तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करते हैं कि किसी भी सेल के अंदर, सपोज अगर हम एक यूकैरियोटिक सेल को लेके चलते हैं, सपोज ये आपका एक यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, अब इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपका क्या होगा, आपका एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इनसाइड वाले रीजन को आप क्या बोलते हो, न्यूक्लियस, और आउटसाइड वाले रीजन को आप क्या बोलते हो, साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लीनियर क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, एक लीनियर क्रोमोसोम हो गया। इस लीनियर क्रोमोसोम्स के अंदर ही क्या आपका प्रेजेंट है, आपके जीन्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, आपके जीन्स प्रेजेंट है। तो ये क्या है आपका, इस सेल का जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल मोस्ट ऑफ द सेल्स के अंदर डीएनए के फॉर्म में होता है, और कुछ सेल्स के अंदर जो है वो आरएनए के भी फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन वो बहुत कम है, बहुत कम है। तो मोस्ट कॉमनली क्या है, आपका किसी भी सेल का जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए के फॉर्म में है। लेकिन अगर आप वायरसेस की बात करो तो वहाँ पर आरएनए के फॉर्म में है। मीन्स आरएनए का जो जेनेटिक मटेरियल फॉर्म है वो कहाँ पर ज़्यादातर पाया जाता है, तो वायरसेस के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो अब देखो, तो बेसिकली आपका जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर है, और वो भी क्रोमोसोम्स के अंदर क्या है, पैक्ड है। ठीक है, तो जब आप इसको फाइनली ट्रीट करते हो तो इस डीएनए को जब आइसोलेट करोगे, इस डीएनए को जब आइसोलेट करोगे, और ये साथ में क्या सबसे बाहर वाली, इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आप देख रहे हो कि जो किसी भी सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो बहुत ही कन्फाइंडली पैक्ड है, कहाँ पर, न्यूक्लियस के अंदर है। उसके बाहर आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसके बाहर ये क्या है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। फिर उसके बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म है, और इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत ढेर सारे साइटोसोलिक ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब जब इस डीएनए को आप आइसोलेट करोगे तो इसको फाइनली डिफरेंट एंजाइम से आप ट्रीट करोगे। ठीक है, बहुत डिफरेंट टाइप के मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। तो अगर आप बैक्टीरिया और साथ में प्लांट सेल्स को या बैक्टीरियल सेल्स को या आप फंगल सेल्स को ट्रीट करते हो, तो बेसिकली यहाँ पर कुछ एंजाइम्स हैं। बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो लाइसोजाइम किसके लिए हम ट्रीट करते हैं, मेनली बैक्टीरियल सेल्स के लिए। अगर हम सेलुलोज की बात करते हैं तो किसके लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर, बेसिकली प्लांट सेल के लिए। या अगर आप काइटिनेज की बात करते हो तो ये बेसिकली क्या है, एक तरह के
फंगस के अगेंस्ट में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम किसी भी बैक्टीरियल सेल्स को अगर ट्रीट करना है तो लाइसोजाइम से ट्रीट करेंगे, प्लांट सेल्स को ट्रीट करना है तो सेलुलोज एंजाइम से ट्रीट करेंगे, और फंगल सेल्स को ट्रीट करना है तो काइटिनेज हम ट्रीट करेंगे। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स हैं आपके आइसोलेशन ऑफ डीएनए में, क्योंकि आपको क्या चाहिए, प्योर फॉर्म का डीएनए को आइसोलेट करना है। कैसा? प्योर फॉर्म डीएनए को क्या करना है, आइसोलेट करना है। तो प्योर फॉर्म का डीएनए कैसे आएगा, इन एंजाइम से आप ट्रीट करोगे। और फाइनली अगर आप अंडरस्टैंड करते हो तो यहाँ पर बहुत सारे इस क्रोमोसोम्स के अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स भी हैं, तो हिस्टोन प्रोटीन को भी रिमूव करने के लिए आप हिस्टोन प्रोटीन को प्यूरिफाई करने के लिए आप किससे ट्रीटमेंट दोगे, तो ट्रीट विथ राइबो न्यूक्लियस। और साथ में आप प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन को तो आप रिमूव करोगे किससे, बेसिकली प्रोटीएजेस, बेसिकली आप किससे रिमूव करोगे, प्रोटीएजेस, ठीक है। और अगर आप आरएनए को रिमूव कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन भी प्रेजेंट है, आरएनए भी प्रेजेंट है, तो आप बेसिकली आरएनए को रिमूव करने के लिए राइबो न्यूक्लियस से क्या करोगे, ट्रीट करोगे, ठीक है। तो सेल के अंदर बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल हैं, वहाँ पर डीएनए भी है, वहाँ पे आरएनए भी है, वहाँ पे प्रोटीन भी है, लेकिन आपको प्योर फॉर्म में क्या आइसोलेट करना है, प्योर फॉर्म में डीएनए को क्या करना है, आइसोलेट करना है। तो आप क्या करोगे, बेसिकली डिफरेंट ट्रीटमेंट प्रोसेस परफॉर्म करोगे। क्या करोगे, ट्रीटमेंट करोगे डिफरेंट एंजाइम से। अगर सैंपल के अंदर प्रोटीन है तो प्रोटीज से आप ट्रीट कर दोगे तो प्रोटीन डेड हो जाएगा, और साथ में अगर आरएनए है तो आप आरएनए को आरएनएज एंजाइम से ट्रीट करोगे तो आरएनएज क्या हो जाएंगे, डिग्रेड हो जाएंगे। बात क्लियर है? तो ये सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। और फाइनली आप क्या करोगे, जो ये आपका डीएनए है इसको आप चिल्ड एथेनॉल से आप क्या कर लोगे, फाइनली प्रेसिपिटेट कर लोगे, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या करते हो, प्रेसिपिटेट कर ले रहे हो। और जब आप इस डीएनए को देखोगे तो बेसिकली ये कैसा दिखेगा, तो फाइन थ्रेड अपीयर होगा, और इसकी इमेज अगर हम देखें फाइन थ्रेड फॉर्म में क्या होगा, अपीयर होगा, ठीक है। तो अगर हम इसकी इमेज को देखें तो बेसिकली ये आपका क्या है, प्यूरिफाइड डीएनए है, ठीक है, प्यूरिफाइड डीएनए है। प्यूरिफाइड डीएनए कैसा अपीयर होता है, तो बहुत फाइन थ्रेड की तरह आपको दिखेगा, और इसको आप फाइनली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करोगे, ठीक है। तो हमने अंडरस्टैंड किया, हमने बात किया कि बेसिकली आपका जो डीएनए सेगमेंट है, बेसिकली जो आपका डीएनए सेगमेंट है या डीएनए है, आप इसको किससे ट्रीट करोगे। अब आपके पास प्योर फॉर्म का डीएनए आ गया है, ठीक है, प्योर फॉर्म का डीएनए आ गया है। आपने डिफरेंट एंजाइम से आरएनए को हटाया, प्रोटीन को हटाया, और अगर आप बैक्टीरियल सेल्स की बात करते हो तो लाइसोजाइम से आप ट्रीट करोगे। तो प्योर फॉर्म का आपके पास क्या आ गया है, डीएनए आ गया। अब इसको आप किससे ट्रीट करोगे, ट्रीट विथ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फॉर स्पेसिफिक कटिंग के लिए, स्पेसिफिक साइड कटिंग के लिए आप क्या करोगे, रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम से आप ट्रीट करोगे। तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, छोटे छोटे स्मॉल डीएनए सेगमेंट आ जाएंगे, छोटे छोटे स्मॉल आपके डीएनए सेगमेंट आ जाएंगे। तो ये क्या हो गया, आपका डीएनए सेगमेंट। अब सपोज आपके सामने ये 3 डिफरेंट टाइप के सेगमेंट हैं, ठीक है, और आपका जो डिज़ायरेबल जीन है वो क्या है, वो 2nd नंबर का है। तो ये आपका क्या हो गया, डिज़ायरेबल डीएनए सेगमेंट। अब इसको लेकर के आप क्या कर दोगे, लाइगेट कर दोगे, लाइगेट विथ फैक्टर के साथ आप क्या कर दोगे, लाइगेट कर दोगे, ठीक है। चलो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और यहाँ पर है, अगर हम बात करते हैं कि
जो हमारा डीएनए सेगमेंट है, डीएनए सेगमेंट के ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो डीएनए कैसा मॉलिक्यूल हो गया, एसिडिक मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, डीएनए कैसा मॉलिक्यूल हो गया, एसिडिक मॉलिक्यूल हो गया। अब देखो दो तरह के टर्म होते हैं, इन चीज़ों को आप क्लियर करना। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड की, तो आप अगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इस डीएनए के बैंड्स अपीयर करते हो, तो बेसिकली यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोड्स यूज़ होते हैं। ठीक है, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इलेक्ट्रोड्स का जो यूज़ है, यहाँ पे बेसिकली अगर बात करते हो तो कैथोड इलेक्ट्रोड की आप बात करोगे तो कैथोड इलेक्ट्रोड पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और एनोड इलेक्ट्रोड पर कैसा चार्ज होता है, एनोड इलेक्ट्रोड पर कैसा चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर आप आयंस के फॉर्म में अंडरस्टैंड करो, तो आयंस जनरली जिनके ऊपर चार्ज होते हैं, जैसे सपोज अगर आप कैटायन की बात करते हो, ठीक है, तो कैटायन पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। एनायन की आप बात करते हो तो एनायन पर कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो डीएनए के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव, तो किसकी तरफ बिहेव करेगा, एनायन की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है, अब अगर आप इसको किसी भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, सपोज ये आपका क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ये आपका पॉजिटिव एंड हो गया, ये आपका नेगेटिव एंड हो गया। चलो मैं इधर नेगेटिव बना देता हूँ और इधर पॉजिटिव। तो सपोज अगर ये आपका क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो अगर मैं कह रहा हूँ कि ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो ये कौन सा एंड होगा, कौन सा इलेक्ट्रोड होगा, कैथोड इलेक्ट्रोड होगा, और ये एनोड इलेक्ट्रोड होगा। ठीक, अब यहाँ पर आपके क्या होंगे, वेल्स प्रेजेंट होंगे, और इन्हीं वेल्स के अंदर आप क्या करोगे, डीएनए सैंपल को आप क्या करोगे, लोड कर दोगे। ठीक है, तो डीएनए सैंपल को आप क्या कर रहे हो, लोड कर रहे हो। जब डीएनए सेगमेंट को आप लोड करोगे और फाइनली आपके पास यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड को आप किससे कनेक्ट कर दे रहे हो, एक बैटरी से कनेक्ट कर रहे हो, तो बैटरी क्या करंट फ्लो करेगी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, और इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होगा तो इस डीएनए, जो आपने डीएनए को लोड किया है यहाँ पर, इस डीएनए अकॉर्डिंग टू इट्स मॉलिक्यूलर मास ये किसकी तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, और यहाँ पर फाइनली क्या अपीयर होगा, तो यहाँ पर बैंड अपीयर होंगे। तो जिनका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होगा वो सबसे आगे ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है, लो मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके डीएनए बैंड हैं, और डीएनए बैंड्स जो हैं वो अपीयर होंगे और एक स्पेसिफिक डीएनए के साइज़ को डिटरमाइन करेंगे। तो डीएनए की बैंड की हेल्प से आप क्या डिटरमाइन करते हो, तो डिटरमाइन द साइज ऑफ डीएनए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, और इन सारे स्टेप्स को आप रिकलेक्ट करो, थिंक करो, और अपने कॉन्सेप्ट्स को और भी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर करो। और बच्चे, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो। आप सभी के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर के आने वाला हूँ। आप मुझे सपोर्ट करो, साथ में अपने कमेंट को फीडबैक के फॉर्म में ज़रूर दो, ताकि आने वाले टाइम में जो भी टॉपिक्स के आप डिमांड करोगे उन टॉपिक्स को लेकर के भी मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। और साथ में मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो। थैंक यू।